हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, जिसमें आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है इसके कवर करेंगे फॉर CSIR नेट दिसंबर एग्जामिनेशन, जो कि आपका गेट के लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो दिसंबर नेट का एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए हम आज स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, रिएक्शन ऑफ XeF4 एंड C6H5BF4 एट 218 केल्विन यील्ड्स दिस कॉम्प्लेक्स। और हमें VACPR थ्योरी की हेल्प से बताना है कि आपके पास स्ट्रक्चर जो है इसमें कैटायन और एनायन का क्या होगा। तो हमें यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में आप देख सकते हो, अगर इसमें हम कैटायन और एनायन को छांटो तो आपके पास C6H5XeF2 ये वाला हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, और हमारे पास BF4 माइनस जो है ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज रहा होगा। अब हमें बताना है कैटायन और एनायन का स्ट्रक्चर VACPR थ्योरी की हेल्प से। तो यहाँ पर आप देखो कि जब यहाँ पर ये जो C6H5 है और ये हमारे पास F2 है, तो यहाँ पर आपके पास सेंटर एटम क्या होगा, आपके पास जिनोन जो है ये आपके पास सेंटर एटम रहा होगा। अब सेंटर एटम में आपको लग रहा होगा कि ये फिनाइल ग्रुप को आप कैसे अटैच करो, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास ग्रुप है ना, ये आपके पास सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, और इसको आप ऐसा कोई भी, जैसे आपके पास फ्लोरीन अटैच होगा उसी तरीके से आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। तो आप इसको पूरा के पूरे मॉलिक्यूल को कंसिडर कर लो। लेट अस सपोज Y या X, कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हो। और ये आपके पास किस तरीके से अटैच होगा, जिनोन जो है आपके पास, इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 फ्लोरीन इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाए होंगे, और आपके पास एक सिंगल बॉन्ड C6H5 का ऐसे कोई सिंगल बॉन्ड Y से आपका बना होगा, 3 बॉन्ड इससे बने होंगे, और बाकी का आपके पास Xe के ऊपर प्लस है। तो इसका मतलब है कि आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स में से आपके पास एक माइनस हो गया होगा। तो आपके पास स्ट्रक्चर किस तरीके से यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, आपके पास क्या होगा, फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन आपके पास कुछ इस तरीके से आए होंगे यहाँ पर, और आपके पास ये वाला जो XY वाला जो मॉलिक्यूल है ये भी आपके पास यहाँ पर इस तरीके से कुछ अटैच होगा C6H5, और यहाँ पर आपके पास 3 बॉन्ड्स बनाने के बाद अब 4 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, जो कि आपका 2 लोन पेयर बनाएंगे। तो जिनोन के ऊपर आपके पास क्या होंगे, 2 लोन पेयर्स होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका स्टीरिक नंबर आपके पास 5 निकल कर आ रहा है, यानी कि ये या तो आपके पास TBP स्ट्रक्चर बना रहा होगा या तो आपके पास स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर बन रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 लोन पेयर आने की वजह से यहाँ पर ये लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करेंगे, लोन पेयर आपके पास जो मोस्ट स्टेबल साइट होती है आपके पास इक्वेटोरियल पोजीशन, वो आपकी ऑक्यूपाई करेंगे, और इसका आपके पास TBP स्ट्रक्चर जो है वो निकल कर आता है। किस तरीके से, जब आप इसको ड्रॉ करते हो, इसको सही से जब आप ड्रॉ करोगे तो आपके पास जिनोन जो है यहाँ पर होगा, और आपके पास जो लोन पेयर होंगे वो इक्वेटोरियल पोजीशन में आपके पास आएंगे। तो आपके पास कुछ इस तरीके से होता है TBP, 2 लोन पेयर्स आपके पास इक्वेटोरियल पोजीशन पे यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, और बाकी के आपके पास फ्लोरीन जो है इस तरीके से आ रहे होंगे, क्योंकि फ्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसके बॉन्ड लॉन्गर होते हैं, और लॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से ये एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं आपके पास। और ये वाला जो C6H5 है ये आपके पास यहाँ पर इस तरीके से जो है वो बॉन्ड बना रहा होगा, और इस पे ओवरऑल प्लस चार्ज आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो कि अगर इसमें आप शेप की बात करो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लोन पेयर्स क्या हैं, लोन पेयर्स तो आपके पास हवा में होते हैं, ये तो आपके पास कोई शेप देते नहीं है। तो आप ओवरऑल ये जो स्ट्रक्चर निकल कर आता है आपके पास T शेप का स्ट्रक्चर जो है आपके पास निकल कर आता है, T शेप का आपके पास स्ट्रक्चर होता है। उसी तरीके से BF4 माइनस की बात करी जाए तो BF4 माइनस में आपके पास क्या होता है, 4 बॉन्ड्स बना रहा होता है बोरॉन। तो आपके पास यहाँ पर 4 बॉन्ड्स इस तरीके से आते हैं। बोरॉन के पास मैक्सिमम कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास नेगेटिव चार्ज से आ जाता है, तो जो आपके पास चौथा फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो BF4 माइनस इस तरीके से इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है आपको देखने के लिए मिलता है। ये आपके पास हो गया इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो हमारे पास कैटायन का T शेप स्ट्रक्चर आया, और एनायन का आपके पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यहाँ पर निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो TBP ये तो नहीं होगा आपके पास, T शेप और टेट्राहेड्रल, ये आपके पास C ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, विच इज द करेक्ट order about the structure of this complex and this anion। तो यहाँ पर आपके पास ये एक एनायन है और ये एक कैटायन है।
सॉरी ये कैटायन, ये एनायन, कैटायन है आपके पास और ये आपके पास एक एनायन है। इसमें आपको बताना है कि इनका स्ट्रक्चर आपके पास क्या होगा, प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर होगा। अब यहाँ पर आपके पास अगर हम XeF5 माइनस की बात करें तो यहाँ पर आपके पास क्या स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, अगर हम XeF5 माइनस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारे पास फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन इससे 5 बॉन्ड्स बना रहा है और ओवरऑल हमारे पास क्या होता है, जिनॉन में आपके पास कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनॉन में। अब यहाँ पर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज की वजह से एक और एक्स्ट्रा आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब आप देख सकते हो 5 फ्लोरीन से बॉन्ड बन रहे हैं तो आप 1 2 3 4 5 ये आप इस तरीके से 5 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाओगे और बाकी के आपके पास क्या हो रहे हैं, 2 लोन पेयर्स आपके पास बच रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो, ये तो आपको जस्ट यहाँ पे आपको रफ डायग्राम ड्रॉ करना है जिससे आपको यहाँ पे स्टीरिक नंबर पता चल जाए कि ओवरऑल कितना हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखो कि 5 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बन रहे हैं और 2 लोन पेयर्स, तो ओवरऑल आपके पास इसका जो स्टीरिक नंबर है वो आपके पास 7 निकल कर आ रहा है। अब 7 में आप देख सकते हो कि क्या पॉसिबिलिटी होती है, आपके पास पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनता है। किस तरीके से, पेंटागोनल बाईपिरामिडल आपके पास ज्योमेट्री बनती है और लोन पेयर्स आपके पास हैं तो आपके पास शेप क्या आ जाएगा, आइए देखते हैं। यहाँ पर जिनॉन के आसपास आपके पास जो 5 फ्लोरीन है वो आपके पास पेंटागन में इस तरीके से क्या होंगे, आपके पास यहाँ पर 5 कॉर्नर्स में पेंटागन के ये आपके फ्लोरीन प्रेजेंट होंगे और बाकी के जो आपके पास जो पेंटागोनल बाईपिरामिडल में ऊपर और नीचे जो आपके पास लोन पेयर्स आ रहे होंगे वो आपके पास किस तरीके से होंगे, आपके पास लोन पेयर जो है वो ऊपर होगा और लोन पेयर आपके पास नीचे होगा। अब लोन पेयर्स ऊपर और नीचे दोनों जगह प्रेजेंट है तो आपके पास जो प्लेन में जो आपके पास पेंटागन है उसमें कोई भी आपको डिस्टॉर्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि ऊपर से और नीचे से दोनों से बराबर रिपल्शन मिल रहा होगा। तो ये जो 5 फ्लोरीन है आपके, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपका कैसा निकल कर आता है, आपके पास ये स्ट्रक्चर निकल कर आता है पेंटागोनल प्लेनर। पेंटागोनल प्लेनर आपके पास इसका स्ट्रक्चर जो है वो निकल कर आता है। तो यहाँ पर XeF5 का हमारे पास क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास ये नॉन प्लेनर ये कट गया आपके पास और ये आपके पास ये दोनों प्लेनर दिया हुआ है और बोथ आर नॉन प्लेनर, तो दोनों तो नॉन प्लेनर नहीं है। तो अब हमें निकालना है Xe2F3 प्लस का स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर आइए देखते हैं कि आपके पास कैसा होता है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं Xe2 और F3 प्लस का स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर आपके पास क्या होता है, आपके पास इसका स्ट्रक्चर जो है आपके पास प्लेनर स्ट्रक्चर इसका निकल कर आता है और स्ट्रक्चर होता किस तरीके से है इसका, आपके पास यहाँ पे जो है फ्लोरीन जो है कुछ यहाँ पे सेंटर में होता है और इससे आपके पास दोनों जिनॉन जो है अटैच होते हैं और इससे आपके पास फर्दर क्या है, फ्लोरीन अटैच होता है। और इसका जब आप स्ट्रक्चर देखते हो तो आपके पास ओवरऑल इस फ्लोरीन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है और यहाँ पे ये ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है आपके पास प्लेन में ही होता है। तो हमारे पास इसलिए इसका प्लेनर स्ट्रक्चर जो है वो आपका निकल कर आता है। इसका स्ट्रक्चर आपका रिसेंटली ही कुछ समय पहले आपका रिसर्च पेपर में पब्लिश हुआ था, तो इसलिए आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना, बस आपको इतना पता होना चाहिए इस तरीके का स्ट्रक्चर है और इसका आपको प्लेनर स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, नॉन प्लेनर ये नहीं होता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये वाला आपके पास प्लेनर है, ये वाला आपके पास क्या है, ये भी प्लेनर है आपके पास और आपके पास ये वाला मॉलिक्यूल भी प्लेनर है। तो हमारे पास दोनों ही मॉलिक्यूल क्या है, प्लेनर। तो XeF2 एंड XeF5 माइनस बोथ आर प्लेनर, सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास दिया हुआ है पेयर ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग पाई जीरेड एज होमो। हमें बताना है पाई जीरेड आपके पास होमो कौन से वाले में प्रेजेंट होगा। तो इसके लिए हमें पहले इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम निकालना आना चाहिए। तो इसके हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हमें सभी के देखने पड़ेंगे कि आपके पास कैसे होते हैं। तो अगर हम N2 की बात करें, N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या होता है, इसमें sp मिक्सिंग हो जाती है। तो आपके पास हम वैलेंस शेल की ही बात करेंगे तो हमारे पास जो p ऑर्बिटल्स होते हैं, ये आपके पास जो p ऑर्बिटल्स हैं जो आपके पास मिक्सिंग होती है, तब आपके पास इसमें sp मिक्सिंग होने की वजह से कुछ इस तरीके से आपके पास इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है
देखने के लिए मिलते हैं। अब इसमें आपके पास ये क्या होता है, पाई जो है वो आपका जो आपके पास बॉन्डिंग स्टेट होता है, इसमें क्या होता है, ये आपके पास अनजीरेड होता है, ये भी आपका पाई अनजीरेड होता है, और ये आपके पास सिग्मा जो है वो आपके पास जीरेड होता है बॉन्डिंग स्टेट में। वही एंटी बॉन्डिंग में जब आप पहुंचते हो तो ये आपके पास जो पाई स्टार होता है, ये दोनों पाई स्टार जो है आपके पास जीरेड होते हैं, और वही आपके पास सिग्मा स्टार जो है वो अनजीरेड होता है, उल्टा हो जाता है बॉन्डिंग से और नॉन एंटी बॉन्डिंग में पहुंचने तक। अब जब आप इसमें N2 में जब आप इसमें फिल करते हो क्या आपके इलेक्ट्रॉन्स, तो आपके पास क्या होता है, इस तरीके का जो आपके पास डायग्राम है N2 के लिए और C2 के लिए, दोनों के लिए सेम ही आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर आप देखो जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हो तो आपके पास नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते वक्त आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आता है, और ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होमो होता है। और हमें पूछा था कि आपके पास पाई जीरेड होमो किसमें होगा, तो ये तो क्या है, आपके पास जीरेड तो है, पर ये आपके पास सिग्मा जीरेड है, पाई जीरेड नहीं है, तो आपके पास N2 तो नहीं होगा। तो हमारे पास क्या है, ए ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। और C2 का भी जब आप निकालोगे, C2 में आपके पास क्या होगा, आपके पास पाई अनजीरेड जो है वो आपके पास यहाँ पर निकल कर आता है। अगर हम वही चीज़ क्या करते, आप C2 के केस में देखते, तो C2 में जब आप फिलिंग करते तब आपके पास क्या होता, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होते, 2 यहाँ पर होते, तो 4 जब आप फिल करते तब आपके पास क्या होता, सिर्फ आपके पास जो होमो है वो आपके पास निकल कर आता पाई अनजीरेड। तो पाई अनजीरेड आता, हमें बताना था पाई जीरेड, इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इनकरेक्ट हो गया। इसी तरीके से जब हम ऑप्शन नंबर 2 में देखेंगे, क्लोरीन और नाइट्रोजन, N2 का तो हमने देख लिया, N2 में तो नहीं हो रहा है हमारे पास, तो हमारे पास एक तरीके से देखो तो आप इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हो, बिकॉज N2 अगर यहाँ पर नहीं हुआ तो पेयर में तो दोनों ही होने चाहिए आपके पास, एलिमिनेशन से तो हम इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए अगर हम ऑप्शन नंबर सी में अगर चेक करें O2 2- और Cl2 में, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स देख लेते हैं। आपके पास क्या क्या गिवन है, अगर हम पहले O2 2- का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखें तो हमारे पास किस तरीके से होते हैं, ये आपके पास p ऑर्बिटल्स होंगे। अब O2 में आपके पास क्या होता है, sp मिक्सिंग नहीं हो पाती है, तो आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसके जो डायग्राम है वो आपके पास निकल कर आता है। ये 2 आपके पास ऊपर होते हैं और फिर आपके पास सिग्मा जो है इसमें नीचे आता है। इसी तरीके से ऊपर का तो आपके पास एंटी बॉन्डिंग जो है वो सेम ही देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का ये वाला है और ये ऑक्सीजन का ये भी है। अब ऑक्सीजन में आपके पास कितने होते हैं, ऑक्सीजन में आपके पास फिल करने के लिए आपके पास यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और आपके पास यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसमें आपके पास क्या है, ये आपके पास सिग्मा जीरेड है और ये आपके पास क्या है, पाई अनजीरेड है और ये भी पाई अनजीरेड। ये आपके पास पाई स्टार जीरेड है और ये भी आपके पास पाई स्टार जीरेड है और ये आपके पास सिग्मा स्टार अनजीरेड। अब यहाँ पर आप देखो कि ये जो आपके पास फिल करते हो तो टोटल आपको क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर आपके पास बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल O2 का तो आपका ये निकल कर आ गया। अब O2 2- में आपके पास क्या होता है, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक्स्ट्रा आ गए, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास एक्स्ट्रा आ चुके हैं तो वो आपके पास कहाँ जाएंगे, यहाँ पर आपके कहीं फिल हो जाएंगे। तो टोटल अब आप यहाँ पर देखो तो आपके पास होमो क्या है, O2 2- में आपके पास होमो तो यही निकल कर आ रहा है। ये क्या है आपके पास, ये जो बॉन्ड है यही तो आपका होमो है और होमो क्या है आपके पास, पाई जीरेड, यही तो हमें बताना था। पाई स्टार है तो क्या हुआ, हमारे पास क्या था पाई ऑर्बिटल जो कि अनजीरेड, तो हमारे पास क्या है होमो, इसका पाई जीरेड है। तो ये तो हमारे पास O2 2- का तो सही आ रहा है। चलो उसका दूसरा वाला पेयर हम चेक कर लेते हैं। दूसरे पेयर में आपके पास क्या था Cl2, अगर Cl2 का भी निकल आता है तो हमारा ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब अगर आप Cl2 में देखो तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या होगा, फ्लोरीन के जैसे हेलोजन्स के होते हैं उसी तरीके से इसका होगा आपका। इसमें भी आपके पास क्या होता है, आपके पास sp मिक्सिंग नहीं हो पाती है। तो जब आप इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखते हो तो आपके पास क्या होगा, ये आप जब इसमें ड्रॉ करोगे तो आपके पास 3p ऑर्बिटल्स का हम ये ड्रॉ कर रहे हैं
और इसके पहले जब हम यहाँ पर देख रहे थे तो ये वाले आपके पास क्या थे, ये 2p ऑर्बिटल्स थे, ये भी 2p ऑर्बिटल्स थे। अब ये हम थर्ड पीरियड में मूव कर चुके हैं क्लोरीन में, तो हम क्या कर रहे हैं, हम 3p ऑर्बिटल्स का वैलेंस शेल का ही देख रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, 3p है, और ये भी आपके पास 3p है। इसमें आपके पास क्लोरीन में क्या है, वैलेंस शेल में आपके पास कितने होते हैं, आपके पास टोटल यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यहाँ पर भी आपके पास क्या होंगे, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, ये आपके पास सिग्मा, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास सिग्मा जीरेड, ये पाई अनजीरेड, ये भी पाई अनजीरेड, ये आपके पास पाई स्टार जीरेड, और ये भी पाई स्टार जीरेड, और ये आपके पास सिग्मा स्टार अनजीरेड। अब इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हो तब आप देखो 5 यहाँ पर आ रहे हैं, 5 यहाँ पर, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सेम आपके पास किस तरीके से O2 माइनस की तरह ही आपके पास फिलिंग देखने के लिए मिल रही है। और आप क्लियरली देख सकते हो कि आपका जो होमो है, होमो यहाँ पर आपके पास क्या है, सेम आपके पास पाई जीरेड ही देखने के लिए मिल रहा है। तो इस पेयर में आपके पास जो होमो है, दोनों ही केसेस में पाई जीरेड है, तो आपके पास ये जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन निकल कर आ जाता है। आपको यही बताना था। तो ये दोनों के दोनों पेयर्स क्या हैं, आपके पास पाई जीरेड के हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन निकल कर आता है। C2 यहाँ पर दिया हुआ है, C2 में हमने देखा था कि आपका पाई अनजीरेड होता है, तो ये ऑप्शन भी आपका कैंसिल आउट हो जाता है। B2 2 माइनस में भी आप देखोगे तो आपके पास क्या होगा, B2 2 माइनस का आपके पास C2 की तरह ही निकल कर आएगा। और इसका जब आप होमो देखोगे तो इसमें भी आपको जो होमो है वो पाई अनजीरेड ही देखने के लिए मिलता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। सिर्फ आपके पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अब आपके पास क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो आपको बोला है यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन and still the dipole moment of NH3 is 1.5 which is larger than dipole moment of NF3। तो हमें यहाँ पर बोला है कि NF में आपके पास डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होता है जबकि आपके पास NH में कम होता है, बट स्टिल आपके पास NF3 का डाइपोल मूवमेंट कम क्यों होता है एज कम्पेयर टू NH3। तो हमें ये बात पता है कि अगर इन दोनों के अगर स्ट्रक्चर आप देखो, अगर हम NH3 और NF3 का स्ट्रक्चर देखें, आपके पास किस तरीके से होता है, NF3 जो है दोनों में ही आपके पास क्या है, टेट्राहेड्रल शेप स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, और आपके पास यहाँ पर क्या है, ये भी आपके पास NH3 पिरामिडल शेप होते हैं दोनों के, और स्ट्रक्चर ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल होती है। अब दोनों में अब बोला क्या है कि NF में जो आपके पास डाइपोल मूवमेंट है वो ज़्यादा होता है जबकि NH का तो कम होता है। तो यहाँ पर आप देखो आपके पास जो डाइपोल मूवमेंट होगा आपके पास NF बॉन्ड का तो ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर ओवरऑल 3 जो मॉलिक्यूल हैं इनका आपके पास क्या निकल कर आ रहा होगा, ओवरऑल मॉलिक्यूल का तो आपका क्या होगा, आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। बट जब यहाँ पर आप देखोगे लोन पेयर्स आपके क्या है, अबव प्रेजेंट है, तो आपके पास क्या हो रहा होगा, आधा डाइपोल मूवमेंट ऊपर जा रहा होगा। तो कैंसिल आउट होकर आपके पास क्या होता है, ऊपर जाने की वजह से ओवरऑल जो डाइपोल मूवमेंट आपका निकल कर आता है वो आपके पास थोड़ा सा ही रह जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरीके से आप जब यहाँ पर देखो, सॉरी यहाँ पर आपके पास क्या होता है, ये नीचे आपके पास आधा डाइपोल मूवमेंट होने की वजह से ऊपर की डायरेक्शन में आपके पास लोन पेयर्स का आपका क्या होता है, ज़्यादा ऊपर की तरफ जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ओवरऑल नेट क्या है, आपके पास थोड़ा सा ही बचता है। अब इसी तरीके से आप देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, NH का आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो ज़्यादा है नहीं, तो नीचे तो आपके पास बहुत ही माइनर अमाउंट में आता है, ज़्यादातर क्या है आपका ऊपर ही जो है वो नेट डाइपोल मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। तो आपके पास क्या यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाने की वजह से आपके पास NH3 का डाइपोल मूवमेंट जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू NF3। तो यही रीज़न होता है आपका जो आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या यहाँ पर आपका जवाब होगा, इन NH3 एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल आर इन अपोजिट डायरेक्शन वाइल इन NF3 दीज आर इन द सेम डायरेक्शन। ये तो इसने उल्टा बोल दिया जबकि हमारे पास क्या था, NF3 में आपके पास उल्टा था। इसी तरीके से आपके पास क्या है, सेकंड में बोला है बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सेम में दोनों में तो नहीं है, एक में तो उल्टा है। इसमें क्या है, थर्ड में आपके पास द एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल आर इन द सेम डायरेक्शन इन NF3 एंड दीज आर इन द अपोजिट डायरेक्शन NF3 में, और NH3 में आपके सेम डायरेक्शन में। तो यही आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए
ये तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। आपको यहाँ पर बोला हुआ है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग B2, C2, N2 एंड O2। तो यहाँ पर सारे अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, आपके कंबाइंड फॉर्म में दिख रहे हैं, बट ये अलग अलग सारे मॉलिक्यूल हैं। आपको यहाँ पर क्या बताना है कि आपके पास यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के जो आपको ऑर्डर दिए हैं कि इसमें से करेक्ट ट्रेंड कौन सा होगा। तो चलिए आप देखिए यहाँ पर, इसमें आप एक बात ध्यान रखिए कि आपके पास जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के, और आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। ये आपके पास कुछ ऑर्डर निकल के आता है। अब यहाँ पर अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो आपके पास, अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखें तो आपके पास क्या है, आपके पास N2 है, C2 है, O2 है और आपके पास B2 है। इसके अगर आप बॉन्ड ऑर्डर की बात करो तो आपके पास क्या निकल कर आएगा इन तीनों चारों का। N2 का हमें बॉन्ड ऑर्डर पता है कि कितना होता है, आपके पास 3। इसी तरीके से C2 का भी आपके पास 2 होता है। O2 का हमारे पास कितना होता है, O2 का भी आपके पास 2 होता है और B2 का आपके पास बॉन्ड ऑर्डर होता है 1। अब यहाँ पर इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो सेम होता है, बट जब आप इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जैसे कि हमने पास्ट में ड्रॉ किए थे तो यहाँ पर क्या होता है, C2 में आपके पास अगर हम उसमें देखें, आप स्ट्रक्चर जो है आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर जो हमने ड्रॉ किया था इसमें आपके पास क्या चेंजेस देखने के लिए मिलते। इसमें अब आपके पास C2 के केस में क्या होता, अगर हम सिर्फ बॉन्डिंग वाला देखें तो ये वाले जो आपके पास पाई था इसमें ही आपके पास क्या होता, C2 के केस में फिल होता और ऊपर तो आपके पास क्या थे, ये कुछ एम्प्टी ही रहते। तो ये जो आपके पास C2 के लिए हम ड्रॉ करते तो यहाँ पर जो 2 डबल बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, आपका डबल बॉन्ड जो बन रहा है वो दोनों के दोनों आपके किसकी वजह से हैं, दोनों के दोनों आपके पाई बॉन्ड्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, कोई भी सिग्मा बॉन्ड आपका फॉर्म नहीं हो रहा। इसी तरीके से अगर हम, ये तो C2 का हो गया, इसी का जो सिमिलर आपका O2 का आ रहा था तो O2 में आप देख सकते हो, O2 में आपके पास क्या था, एक सिग्मा बॉन्ड की वजह से था और एक पाई बॉन्ड की वजह से था। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर क्या आपके पास चेंजेस आते हैं। यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर है C2 का, मैंने ये इसलिए दिखाया आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्योंकि ये जो बॉन्ड ऑर्डर है ये आपके पास किसकी वजह से है, ओनली पाई बॉन्ड्स की वजह से ही आपके पास ये बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आया है। और O2 में आपके पास 1 सिग्मा है एंड 1 पाई है, इसमें आपके पास दोनों तरीके के बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। तो जब हम यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पर आपकी बॉन्ड एनर्जी निकालते हैं, यहाँ पर जब हम बॉन्ड एनर्जी देखें तो हमारे पास क्या था, जैसा बॉन्ड ऑर्डर होगा वैसी ही हमारे पास बॉन्ड एनर्जी आएगी। तो यहाँ पर आप देखो कि आपके पास क्या होता है, N2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा, तो आपके पास N2 की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। इसी तरीके से फिर आपके पास क्या है, C2 और O2 में आपके पास किस तरीके से आप देखते हो, इनका बॉन्ड ऑर्डर तो सेम होता है, बट जब आप इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखो, यहाँ पर ये जो हमारे पास C2 का हमने देखा था, इसमें जो आपके पास बॉन्ड एनर्जी है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास p ऑर्बिटल्स है। तो जब यहाँ पर आपके पास बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी होगी वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपको बॉन्डिंग से निकालने के लिए, क्योंकि निकालना आपको कहाँ से पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, आपको यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल से। तो आपके पास C2 में तो आपको बहुत ही ज़्यादा हाई बॉन्ड एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जबकि आप जब O2 का देखो, O2 में जब हम यहाँ पर इसको अगर हटा दें यहाँ से तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, ये आपके पास जब इसको आप इरेज कर दो तो आप सिर्फ अगर O2 के केस का देखो तो O2 में आपके पास किस तरीके का निकल कर आता है स्ट्रक्चर, ये आपके पास O2 में यहाँ पर क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके पास एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट होंगे और इसमें आपको जो बॉन्ड एनर्जी जो भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो कम होगी, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग से निकालना आसान है एज कंपेयर टू बॉन्डिंग। तो जब हम बात करेंगे बॉन्ड एनर्जी की C2 और O2 के केस में, क्योंकि उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो यहाँ पर आपके पास बॉन्ड एनर्जी आप क्लियरली देख सकते हो कि एंटी बॉन्डिंग से निकालने में आपको कम देनी होगी। इसी वजह से आपके पास बॉन्ड एनर्जी जो है वो C2 की ज़्यादा होती है एज कंपेयर्ड टू O2। तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा क्यों मेरे पास यहाँ पर इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम होने के बाद भी हमारे पास क्या होता है, आपके पास जो बॉन्ड एनर्जी है वो आपके पास C2 की ज़्यादा होती है, देन फिर O2 की आती है और लीस्ट बॉन्ड ऑर्डर तो आपके पास B2 का है। तो पहले तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास, फिर हम B2 का, लीस्ट हमारे पास बॉन्ड एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ पर ये हमारे पास ट्रेंड आ जाता है बॉन्ड एनर्जी का इन चारों मॉलिक्यूल के केस में। अब वहीं जब हम अगर बात करें यहाँ पर बॉन्ड लेंथ की,
तो बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है, तो आपके पास जस्ट क्या है, अपोजिट ट्रेंड आ जाना चाहिए। क्या आपके पास एक्सपेक्टेड होता है कि आपके पास B2 आ जाए, O2 आ जाए, फिर C2 आ जाए और N2 आ जाए। तो ये क्या ये आपके पास बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकल कर आता है? जिस हिसाब से हमारे पास रिलेशन है उस हिसाब से तो हमारे पास यही आना चाहिए, बट यही तो इम्पॉर्टेंट होता है इस क्वेश्चन में कि आपके पास एक्चुअल में ये ऑर्डर जो है वो निकल कर नहीं आता है। आपके पास क्या ऑर्डर निकल कर आता है बॉन्ड लेंथ का, अगर हम बात करें तो बॉन्ड लेंथ की आपके पास क्या ऑर्डर निकल कर आता है, B2 तो आपके पास सबसे ज़्यादा ही होती है, दिक्कत आती है हमें C2 और O2 में ही। B2 की सबसे ज़्यादा है और इसी तरीके से हमारे पास क्या है, N2 की सबसे कम है। अब O2 और C2 में आपके पास क्या होता है, यहाँ पर आपके पास C2 की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाती है जबकि आपकी O2 की कम हो जाती है। ये आपके पास जो है करेक्ट ट्रेंड जो है वो निकल कर आता है। अब ऐसा क्यों, इसका भी रीज़न होता है। आपके पास क्या है, C2 और O2 ये हमने तो बॉन्ड स्ट्रेंथ निकाली थी हमने एमओ डायग्राम के बेसिस पर। अब यहाँ पर C2 और O2 में आपके पास क्या होता है, C2 कार्बन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये हमारे पास क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो हमारे पास क्या है, साइज जो है वो हमारे पास घटता जाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हमारे पास बढ़ती जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आपकी ऑक्सीजन की क्या है, वो बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने की वजह से आपके पास क्या है, एटम्स काफ़ी ज़्यादा क्लोजली पैक होंगे और साइज भी छोटा हो गया तो वो एटम्स और भी ज़्यादा क्लोजली पैक होंगे, जिस वजह से अगर वो एटम्स छोटे हैं और काफ़ी ज़्यादा पास पास हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से, इसी वजह से आपके पास क्या होता है, ऑक्सीजन O2 की आपकी बॉन्ड लेंथ जो है वो आपकी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू C2। C2 में आपके पास मल्टीपल बॉन्ड्स ही देखने के लिए मिलते हैं जो कि आपके पास पाई होते हैं और वीकर होते हैं, इसलिए आपके पास इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू O2 जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और आपके पास साइज छोटा है, तो इसलिए उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होती है एज कम्पेयर टू C2। तो यही ये दोनों ही जो मॉलिक्यूल हैं जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम आता है, इन दोनों में ही आपको थोड़ी सी तकलीफें होती हैं सॉल्व करने में, बाकी तो आपके पास बाकी ट्रेंड आपका बॉन्ड ऑर्डर के थ्रू ही निकल कर आ जाता है। तो इसी वजह से बस यहाँ पर ये ट्रेंड होने की वजह से, चेंजेस होने की वजह से ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया, आपके पास बॉन्ड एनर्जी जो है, बॉन्ड एनर्जी N2 C2 O2 और B2, तो ये तो आपके पास फर्स्ट में ही करेक्ट गिवन है, तो फर्स्ट करेक्ट हो गया आपका। बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो B2 C2 O2 एंड N2, तो B2 C2 और B2 C2 O2 और N2 ये आपके पास ये वाला करेक्ट। अब आप यहाँ पर देखो कि बस ये इसने क्या किया है कि थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे लिख दिए, फर्स्ट को पहले लिखा है, फिर आपका सेकंड जो है वो थर्ड की जगह लिख दिया, थर्ड को सेकंड की जगह, तो आप ऑप्शंस क्या हैं, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। तो आप ये बात ध्यान रखना, ऑप्शन की नंबरिंग देख लेना। तो यहाँ पर क्या आपके पास फर्स्ट और सेकंड जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। तो ठीक है, आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब आपको बताना है कि इनमें से आपके पास स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर किसमें होगा। अब यहाँ पर अगर बात करी जाए तो स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर क्या होता है, आपके पास डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जब बनता है तब आपके पास स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर देखने के लिए मिलता है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर की अगर आप बात करो तो ये आपके पास कहाँ पर बनता है, इन डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो अगर हमें ये देखना है तो बस सिंपली हमें देख लेना है कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल फॉर्म कर रहा है, उसमें ही आपके पास स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर होगा। अब आप यहाँ पर देखो XeF6 जो है, XeF6 में आपके पास क्या है, आपके पास 6 बॉन्ड बन रहे हैं, आपके पास 6 बॉन्ड्स हो गए आपके पास, यानी कि ऑक्टाहेड्रल तो होगा ये। साथ में आपके पास जिनॉन में क्या है, आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे वो आपके एज अ लोन पेयर प्रेजेंट हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पर क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर तो आता ही है इसका, ये आपके पास ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर तो आ गया इसका, और आपके पास यहाँ पर क्या है, जो लोन पेयर है वो आपके पास कुछ केपिंग यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा होता है, कुछ आपके पास यहाँ पर केप की तरह प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या है, आप डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हो, तो ये क्या है आपके कैपिंग की तरह ये प्रोवाइड कर रहा है, क्या है ऑक्टाहेड्रल, उसके ऊपर आपने कोई कैप चढ़ा दी, कुछ इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है।
कैप आपको कुछ इस तरीके से भी नजर आ सकती है। आपके पास क्या है, ये आपके पास ये तो है आपका ऑक्टाहेड्रल, ये आपके प्लेन में मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपके पास अबव द मॉलिक्यूल है, ये आपके पिरामिड के। अब ये आपके पास क्या कुछ केपिंग की तरह होता है, तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल को इसलिए आप क्या कहते हो, केप्ड ऑक्टाहेड्रल भी हम कहते हैं, केप्ड ऑक्टाहेड्रल भी हम कहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि आपके पास ये प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर यही लोन पेयर क्या है, आपके पास स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर की तरह काउंट होता है। तो ये मॉलिक्यूल तो आपके पास क्या हो गया, इसमें आपके पास स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर प्रेजेंट हो गया। इसकी एक और कंडीशन होती है कि आपके पास जो साइड ग्रुप अटैच है ना, वो आपके पास फ्लोरीन ही होना चाहिए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है, जो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर सकता है, वही आपके पास स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर प्रोवाइड करता है। बाकी अगर साइड ग्रुप आपके कोई दूसरा हेलोजन होगा तो वो आपको यहाँ पर क्या करेगा, इस तरीके से स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर प्रोवाइड नहीं करता है। तो आपके पास क्या है, XeF6 जो है, इसमें तो आपका करेक्ट हो गया। अगर आप बाकी देखो IF6, इसमें अगर आप देखोगे तो आयोडीन में आपके पास कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स, एक माइनस आ गया तो आपके पास हो गए टोटल 8। तो कुछ I माइनस आपके पास जिनॉन की तरह ही फील हो रहा होगा आपको, और उसी तरीके से आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आप यहाँ पर भी देखोगे तो आपको सेम ही देखने के लिए मिलता है। ये आपके पास क्या हो गया, आपके पास इस तरीके फ्लोरीन आपके साइड ग्रुप होना ज़रूरी होता है, तभी आपके पास क्या होगा, डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर निकल कर आएगा, अदरवाइज नहीं होता है। तो ये आपके पास क्या होगा, जो लोन पेयर आपके पास है, ये आपके पास कुछ यहाँ पे केपिंग की तरह प्रेजेंट होगा और ओवरऑल कॉम्प्लेक्स में माइनस चार्ज, तभी आपके पास क्या है, उसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके 8 हो जाते हैं। तो ये भी आपके पास केपिंग प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से आप देखो यहाँ पर भी 6 है, सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास क्या है, अब सीलिनियम क्या है, आपके पास ऑक्सीजन फैमिली का है। ऑक्सीजन फैमिली में आपके पास कितने होते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 माइनस यानी कि आपके पास टोटल 8 हो गए। वही हमारे पास क्या है, जिनॉन की तरह केस बन गया। और आपके पास साइड ग्रुप क्या है, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आपके पास क्या है, इसमें आपके पास साइड ग्रुप आपके पास फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन आपके पास साइड ग्रुप है, तो आपके पास क्या होगा, इसमें भी अगर सेंटर एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं और साइड ग्रुप में आपके पास 6 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म हो रही है, तो ये भी आपका क्या करता है, स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर देगा। अब यहाँ पर आप देखो, इसमें आपके पास सिलीनियम 2 माइनस तो है, जो आपके पास जिनॉन की तरह 8 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, बट आपके पास अब साइड ग्रुप जो है वो ब्रोमीन है, तो ये आपके पास अब यहाँ पर स्टीरियो केमिकल एक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करेगा। इसी तरीके से साइड ग्रुप यहाँ पर भी फ्लोरीन नहीं है। अब यहाँ पर आपके पास फ्लोरीन तो है, बट आपके पास क्या है, अब आपके पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री नहीं बनेगी। आपके पास टोटल देख सकते हो 8 साइड ग्रुप्स अटैच हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, जिनॉन 2 माइनस, यानी कि आपके पास 8 ग्रुप्स अटैच होंगे, साथ में आपके पास 2 नेगेटिव चार्ज भी। तो आपके पास हायर कोऑर्डिनेशन का ग्रुप फॉर्म होगा, ना कि आपके पास इस ज्योमेट्री का। तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आपके पास 3 ग्रुप्स जो हैं वो आपके पास करेक्टली यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर रहे हैं। तो आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास टोटल कितने निकल कर आ गए मॉलिक्यूल्स, ये आपके पास ये भी नहीं होगा। तो आपके पास टोटल 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं ये आपके पास स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर यहाँ पर बना रहे हैं। तो टोटल आपके पास कितने होंगे, 3 नंबर ऑफ स्पीशीज हैं जो आपके पास स्टीरियो केमिकल एक्टिव लोन पेयर यहाँ पर बनाते हुए नजर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्री इज जेड एक्सक्लूडेड ज्योमेट्री। जेड एक्सक्लूडेड ज्योमेट्री यहाँ यानी कि जहाँ पर आपके पास जेड ऑर्बिटल जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। तो आपको पता है जेड एक्सक्लूडेड यानी कि आपके पास हमारे पास एक ही होती है जेड एक्सक्लूडेड, जो कि आपके पास स्क्वायर प्लेनर देखने के लिए मिलती है। तो आपके पास टेट्राहेड्रल जो है वो क्या होता है, आपके पास sp3, जिसमें आपके पास क्या होता है, ये आपके पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका, टेट्राहेड्रल sp3 और ट्राइगोनल, और इसमें आपके पास sp2d भी आपके पास होता है। आपके पास जो z एक्सक्लूडेड ज्योमेट्री है, तो आपको ये पढ़ा होगा आपने जिसमें कोऑर्डिनेशन में जो z आउट स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपका z है वो आपके पास एक्सक्लूड हो जाता है। तो आपके पास z एक्सक्लूडेड जो है वो आपके पास स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो है वो आपको देखने के लिए मिलती है। स्क्वायर प्लेनर यानी कि इसमें किस तरीके की पॉसिबिलिटी होती है, sp2d और आपके पास dsp2। इसमें आपके पास जो d ऑर्बिटल होता है, s तो हमारे पास यही वाले हो जाते हैं, और जो हमारे पास s तो आपके पास नॉर्मल हो गया, और px आपके पास प्रेजेंट होता है, py pz, और आपके पास क्या होता है, ये आपके पास जो d ऑर्बिटल होता है
ये आपके पास क्या होता है, डी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्रेजेंट होता है, जो कि आपके पास प्लेन में होता है। और इसी तरीके से इसमें भी आपके पास क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही प्रेजेंट होता है। और इसी तरीके से आपके पास एक और जो बनती है वो क्या होती है, आपके पास P2D2 भी आपको देखने के लिए मिलती है। इसमें भी आपके पास क्या होता है, Px होता है या Py होगा आपके पास, और बाकी आपके पास dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगी, या तो आपके पास dxy होगी। तो यानी कि आपके पास d में क्या होना चाहिए, वो z एक्सक्लूडेड होने चाहिए, z वाले d ऑर्बिटल्स नहीं होने चाहिए, वही आपके पास क्या होती है, z एक्सक्लूडेड ज्योमेट्री कहलाती है। यानी कि आपका स्क्वायर प्लेनर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, z एक्सक्लूडेड ज्योमेट्री आपकी इसकी निकल कर आती है स्क्वायर प्लेनर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आपके पास क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी कंडीशन फॉर एक्साइटेशन। प्राइमरी कंडीशन आपकी एक्साइटेशन की क्या होती है कि आपके पास सबसे पहले तो आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, तभी तो आपके पास एक्साइटेशन होगा। तो प्राइमरी कंडीशन आपके पास होती है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लो लाइंग वैकेंट ऑर्बिटल्स। और वही अगर सेकंड आपके पास सेकंड कंडीशन ऑफ एक्साइटेशन की बात कर ली जाए तो वो आपके पास क्या होती है कि चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। पहली कंडीशन की बात हुई है तो आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ लो लाइंग वैकेंट ऑर्बिटल इज द करेक्ट ऑप्शन। वही आपके पास चार्ज कॉन्ट्रैक्शन कब होता, जब आपके पास सेकेंडरी कंडीशन आपसे पूछी होती। बाकी लार्ज साइज ऑफ सेंट्रल एटम तो ये कोई कंडीशन ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। यहाँ पर आपसे एक्साइटेशन पूछा है कि आपके पास फ्री एक्साइटेशन किस में पॉसिबल होगा। अब यहाँ पर देखो, फ्री एक्साइटेशन इज फ्रॉम NS टू NP ऑर्बिटल्स, ये तो आपके पास पॉसिबिलिटी होता है। ये आपके पास S से P आपके पास डायरेक्टली सेकंड में आपके पास क्या एक्साइट होकर पहुंच जाता है, तो यही आपके पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। इसी तरीके से आपसे नेक्स्ट में क्या है, फ्री एक्साइटेशन फ्रॉम NP टू NS इज फ्री एक्साइटेशन। ये आपके पास फ्री नहीं होता, S से P जाना तो आपके पास फ्री होता है, बट P से S आना आपके पास फ्री एक्साइटेशन में काउंट नहीं होता है। इसी तरीके से आपके पास S से D, ये तो आपने डायरेक्टली थर्ड लेवल पे ही जंप कर दिया, तो ये तो आपके पास बिल्कुल भी नहीं होता है। तो डी ऑप्शन तो आपका नन ऑफ द अबव है, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अब यहाँ पर आपसे पूछा है, दो कंडीशंस दी हुई हैं जो कि आपकी बेसिक है केमिकल बॉन्डिंग की। अब यहाँ पर आप देखो, आपसे बोला है NF5 डोंट एग्जिस्ट बट PF5 डू एग्जिस्ट बिकॉज। अब NF5 एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज नाइट्रोजन में क्या है, आपके पास 3 वैलेंसी होती है आपकी नाइट्रोजन फैमिली की हाईएस्ट। बट जब आप मूव करते हो डाउन द ग्रुप, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इसी तरीके से आर्सेनिक, और इसी तरीके से जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो आपके पास क्या होता है, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस तक आते वक्त आपके पास यहाँ पर क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने की वजह से ये अपनी कोवैलेंसी जो है वो एक्सपेंड कर लेते हैं 3 से 5 तक। तो यहाँ पर क्या होता है, फॉस्फोरस कैन एक्सपेंड इट्स covalency from 3 to 5 due to availability of vacant d orbitals, जिसकी वजह से क्या होता है, ये अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी 5 भी शो करते हैं। तो आपके पास 5 यहाँ पर PF5 कोवैलेंसी का यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। बट नाइट्रोजन में क्या होता है, आपके पास कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिस वजह से आपके पास यहाँ पर मैक्सिमम आपका NF3 ही फॉर्म हो सकता है, NF5 फॉर्म नहीं हो सकता है। इसी तरीके से ऑप्शंस देखेंगे तो आपके पास क्या है, नाइट्रोजन इज स्मॉलर इन साइज, ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, नाइट्रोजन डोंट हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स फॉर एक्साइटेशन, यही आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं थे, जबकि आपके पास फॉस्फोरस में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट थे। थर्ड आपके पास नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी रीजन नहीं है। लास्ट इज ऑल्सो ड्यू टू स्टीरिंग क्राउडिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपके पास क्या है, आपको यहाँ पर बताना है कि आपके पास कौन सा इंटर हेलोजन कंपाउंड जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको इतना पता होना चाहिए कि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बनाते कैसे हो आप। तो आपके पास क्या होता है, जैसे कि X डैश,
ये आपके पास लेटर सपोज इंटर हेलोजन कंपाउंड से दोनों ही आपके पास हेलोजन है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये आपके पास होता है सेंटर एटम, ये वाला क्या है आपके पास, ये आपके पास हो गया सेंटर एटम, और ये हमारे पास क्या है, ये आपके पास हुआ साइड एटम। इसी ऑर्डर में हम लिखते हैं। तो आपके पास क्या कंडीशन होती है कि ये जो आपके पास साइड एटम होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू सेंटर एटम। तो यहाँ पर आपके पास क्या कंडीशन होती है वो आप लिख लीजिए। आपके पास कंडीशन होती है इंटर हेलोजन में दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स डैश शुड बी ग्रेटर देन एक्स। तो ये हमारे पास कंडीशन होती है। अब यहाँ पर आप ऑप्शंस देखो तो IF5 फ्लोरीन यहाँ पर आपका साइड एटम है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा ही होती है, आयोडीन से हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये तो आपका फॉर्म हो जाएगा। ClBr3, तो यहाँ पर आप देखो तो ClBr3 में ब्रोमीन और क्लोरीन में आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्लोरीन की ज़्यादा होती है जबकि ब्रोमीन की कम होती है। तो ये तो आपका भाई उल्टा हो गया। तो इसी वजह से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। अब आप थर्ड ऑप्शन देखो तो यहाँ पर क्या है, वही उसका उल्टा दिया है, ये तो आपका फॉर्म हो जाएगा। लास्ट में आपका फ्लोरीन साइड एटम है जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो भी आपका फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इंटर हेलोजन कंपाउंड की कंडीशन जो है वो बस यहाँ पर पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके स्टैंडर्ड बुक से हैं जो आपके कभी भी पूछे जा सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन हैं आपके यहाँ पर क्या है, फॉर्मल चार्ज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आपका ये जो सवाल है आपका एटकिन से है, तो ये आपके पास इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर क्या है, आपसे पूछा है कि विच स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट ऑफ SCN-। अब यहाँ पर ये 3 स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं आपको बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो आपका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देगा इसके ग्राउंड स्टेट के SCN- में। तो यहाँ पर आप देखो आपके पास क्या है, इन तीनों स्ट्रक्चर में आपको देखना है कि आपके पास यहाँ नाइट्रोजन पे 1 माइनस चार्ज है, यहाँ पर आपके पास सल्फर में माइनस है, और यहाँ पर आपके पास सल्फर में 1 प्लस है, और नाइट्रोजन में आपके पास फॉर्मल चार्ज 2 माइनस है। तो सबसे पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा चार्ज अगर किसी स्ट्रक्चर में आता है तो वो तो ऑलरेडी सबसे पहले सबसे कम स्टेबल हो जाती है, तो ये तो आपके पास सबसे लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगी। और यहाँ पर अगर इन दोनों में आप देखो तो हमें पता है जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ज़्यादा स्टेबल किस में होता है, वो आपका जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसमें आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। जिस वजह से आपके पास क्या है, नाइट्रोजन और सल्फर में आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आपकी नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सल्फर। तो हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी होगी वो आपकी किस पे ज़्यादा हो जाएगी, वो आपकी नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू सल्फर। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए जो है ये वाला मॉलिक्यूल ही जो है आपके पास सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देगा ग्राउंड स्टेट में। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए जो है यही आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। अब यहाँ पे ऑर्डर अगर आप देखने जाओ, ऑर्डर भी आपसे पूछ सकता है, तो आपके पास सबसे ज़्यादा ए होगा, देन आपके पास बी कंट्रीब्यूट करेगा, और देन आपके पास सी। इस तरीके से आपके पास कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर्स का देखने के लिए मिलता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका स्टैंडर्ड बुक से ही है। ये आपका मिज़लर एंड टार से यहाँ पर क्वेश्चन है। VSEPR थ्योरी के बेसिस पर आपको बताना है इन दोनों मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स आपको VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग बताने हैं। अब आप यहाँ पर देखो SEF3+ और SBF5 पहले हम देख लेते हैं SEF3+ का। इसमें अगर आप VSEPR थ्योरी के बेसिस पर निकालो तो आपके पास सिलीनियम क्या है, ये आपके पास ऑक्सीजन फैमिली का है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ऑक्सीजन फैमिली में आपके पास कितने आपके पास आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल आपके पास 6 होते हैं। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से 6 से आपके पास कितने बचे, टोटल आपके पास अब इसके पास वैलेंस में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि एक आपका पॉजिटिव चार्ज से निकल गया। अब आपके पास 3 जो है वो फ्लोरीन अटैच है, और बचा क्या आपके पास, एक लोन पेयर बचा। तो टोटल आप देख सकते हो कि आपके पास स्टीरिक नंबर क्या निकल कर आया, आपके पास 4 स्टीरिक नंबर जो है SEF3+ का आपके पास निकल कर आया। तो जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटी होगी, आपके पास ये टेट्राहेड्रल बनेगा या स्क्वायर प्लेनर तो इसका स्टेबल स्ट्रक्चर बन नहीं सकता। तो आपके पास क्या स्ट्रक्चर निकल कर आता है, इसको आप अगर कायदे से लिखो
तो इसको आप यहाँ पर साइड में ड्रॉ कर लो। ये सिर्फ हम इसलिए ड्रॉ करते हैं ये रफ स्ट्रक्चर, जिससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है कि आपके पास क्या स्ट्रक्चर जो है वो निकल कर आएगा। अब यहाँ पर जब आप स्ट्रक्चर देखो तो आपके पास क्या होता है, आपके पास 3 फ्लोरीन जो है इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं और आपके पास लोन पेयर यहाँ पर आ जाता है। तो आपके पास क्या हो गया, पिरामिडल शेप आपके पास देखने के लिए मिलता है। पिरामिडल, ये आपके पास क्या हो रहा है, ये आपके पास शेप पिरामिडल निकल कर आया है। वही अगर आपसे ज्योमेट्री पूछ ले तो ज्योमेट्री आपके पास क्या होगी, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और शेप आपके पास पिरामिडल अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। अब अगर आप दूसरा देखो आपका तो SbF5 SbF4 माइनस, तो यहाँ पर दूसरे अगर हम कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पर क्या है SbF4 माइनस। अब आपके पास क्या है Sb, आपके पास क्या है नाइट्रोजन फैमिली का है। तो यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन फैमिली में कितने होते हैं, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स, और आपके पास एक नेगेटिव चार्ज और आ गया है। तो टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे, 5 में से एक और आ गया, तो आपके पास टोटल यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब यहाँ पर आपके पास 4 फ्लोरीन को अटैच किया गया है। 4 फ्लोरीन्स को आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर सकते हो, और एक आपके पास लोन पेयर एक्स्ट्रा बच रहा है। तो आपके पास स्टीरिक नंबर क्या निकल कर आ रहा है इसका, आपके पास 4 फ्लोरीन और एक लोन पेयर, तो आपके पास 5 स्टीरिक नंबर निकल कर आ रहा है। तो यहाँ से आप क्या समझ सकते हो कि आपके पास हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3d2 आपके पास रही होगी। कुछ इस तरीके से आपके पास 5 कोऑर्डिनेशन में या तो आपके पास TBP बन रहा होगा या फिर आपके पास क्या हो रहा होगा, स्क्वायर पिरामिडल। तो यहाँ पर आप देखो कि क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर है जो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें अगर आप देखो स्क्वायर पिरामिडल, जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये आपके पास क्या है, सेंटर में नाइट्रोजन नहीं है, ये आपके पास Sb एंटीमनी आपके पास होता है, ये आपके पास लोन पेयर है। तो आपके पास जब सेंटर एटम जो है वो ज़्यादा बड़े साइज का हो जाता है और साइड एटम स्मॉलर होते हैं, तब आपके पास स्क्वायर पिरामिडल जो है वो ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर निकल कर आता है। तो आपके पास क्या स्ट्रक्चर आता है इसका, इस तरीके से आपके पास 4 फ्लोरीन स्क्वायर प्लेनर पे प्रेजेंट होते हैं और एक लोन पेयर जो है वो आपका कुछ इस तरीके से पिरामिडल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये आपके पास क्या है, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री इसकी, स्क्वायर पिरामिडल यहाँ पर ये अपना ज्योमेट्री यहाँ पर फॉर्म कर लेता है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलता है SbF4 माइनस का। तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर को अप्रोच करना होता है। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है वो समझ में आया होगा। तो इन दोनों के हमने स्ट्रक्चर्स को देख लिया। इसी तरीके से आपके पास जो स्ट्रक्चर हैं कुछ और जो आपको पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको स्ट्रक्चर्स ही प्रेडिक्ट करने हैं, ऑप्शंस नहीं है। बस आप सीख लीजिए कि आपको कैसे करना है। स्टैंडर्ड बुक्स का आपका क्वेश्चन है ये, मिज़लर एंड टार का। तो यहाँ पर आप अगर देखो पहला मॉलिक्यूल जो है, अगर आप HCP का स्ट्रक्चर देखने जाओ, HCP क्या है, कार्बन और जो फॉस्फोरस है, अगर आप फॉस्फोरस देखो तो ये किसका है, आपका नाइट्रोजन फैमिली का ही है। तो आपके पास अगर इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपका HCN से सिमिलर ही निकल कर आता है। किस तरीके से, SCN का हमें पता है क्या होता है, आपके पास लीनियर स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से। उसी तरीके से आपके पास HCP का भी क्या होता है, बिल्कुल सेम ही स्ट्रक्चर जो है वो निकल कर आता है। लीनियर स्ट्रक्चर आपको इसका देखने के लिए मिलता है HCP का। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपके पास HCP का स्ट्रक्चर क्या होगा, आपके पास लीनियर स्ट्रक्चर निकल कर आएगा, बिल्कुल सिमिलर HCN की तरह। इसी तरीके से अगर IOF4 माइनस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, इसमें अगर आप देखो यहाँ पर जो हमने पहले जो क्वेश्चन देखा था, इसमें आप एक चीज़ और देख लो कि आपका जो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपके पास ये थोड़ा सा आप करेक्ट कर लो। यहाँ पर ये आपके पास क्या होता है SB, इसमें जो लोन पेयर है, लोन पेयर आपके पास एक्सियल में स्टेबल नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस आपके पास क्या है, नीचे भी एक और लोन पेयर प्रेजेंट ना हो, नहीं तो मॉलिक्यूल क्या होगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। इसी वजह से आपके पास क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल शेप ना आकर आपके पास क्या होगा, ये TBP आपका शेप जो है यहाँ पर बनाता है और 2 फ्लोरीन आपके यहाँ पे प्रेजेंट होंगे।
कुछ इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर जो है TBP स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो वो आप थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लो, बिकॉज यहाँ पर क्या है, लोन पेयर आपके पास क्या है, इक्वेटोरियल में स्टेबलाइज होगा आपके पास, फिर एक्सियल में तभी स्टेबल होगा जब आपके पास नीचे से भी एक और लोन पेयर प्रेजेंट हो स्टेबल करने के लिए। तो स्क्वायर पिरामिडल और TBP में देखो जब आप, तो आपके पास TBP इसकी ज़्यादा स्टेबल होती है, तभी आप यहाँ पर इस तरीके से इसको ड्रॉ करते हो। तो इतना आप यहाँ पे करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात कर रहे थे IOF4 माइनस की, तो यहाँ पर आपके पास IOF4 माइनस की अगर हम बात करें, IOF4 माइनस में सेंटर एटम आपके पास आयोडीन है। आयोडीन में आपके पास क्या है, एक माइनस चार्ज है। तो अगर इसका हम रफ ड्रॉ करते हैं तो आपके पास क्या है, टोटल आयोडीन में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 7 के बाद एक माइनस चार्ज आ गया, तो आपके पास टोटल 8 हो गए। अब आपको क्या करना है, आपके पास ऑक्सीजन अटैच है तो वो आपके पास डबल बॉन्ड से होगा, और बाकी आपको 4 फ्लोरीन लगाने हैं तो वो आप सिंगल बॉन्ड से यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो ये आपके पास 4 फ्लोरीन कुछ इस तरीके से यहाँ पर आकर ऐड हो जाएंगे, और ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर्स की तरह प्रेजेंट हो गए। तो टोटल आपके पास स्टीरिक नंबर क्या निकल कर आया, स्टीरिक नंबर आपके पास 4, 5 और 6, ये आपके पास 6 स्टीरिक नंबर निकल कर आ गया। 6 स्टीरिक नंबर यानी कि आपके पास ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। इसका किस तरीके से आप देखो, आयोडीन है आपके पास, और आपके पास डबल बॉन्ड O यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर 4 फ्लोरीन आपके पास प्लेन पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे, और आपके पास ये लोन पेयर इस तरीके से। तो आपके पास क्या होगा, ऊपर जो डबल बॉन्ड है उसका रिपल्शन और लोन पेयर का रिपल्शन आपस में बैलेंस कर लेते हैं। तो आपके पास ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का होता है। ये क्या हो गया आपके पास, ज्योमेट्री इसकी आपके पास ऑक्टाहेड्रल हो गई। अब लोन पेयर जो है वो शेप में तो कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, तो आपके पास इसका जो शेप है, शेप क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर स्क्वायर पिरामिडल शेप जो है इसका निकल कर आ जाता है। स्क्वायर पिरामिडल शेप जो है आपको इसका देखने के लिए मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको VSEPR थ्योरी के थ्रू आप इस तरीके से अगर रफ ड्रॉ करोगे तो आपके पास स्ट्रक्चर्स को अप्रोच करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इस तरीके से हमने काफ़ी सारे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए। आई होप आपको सेशन ये पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और सेशन में ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।